सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग के बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। संस्कृत डिपार्टमेंट वाली एग्जाम 31 दिसंबर को है। आप उसकी तैयारी में बहुत अच्छे से जुटे हुए होंगे और अब तो नई भर्ती भी आ गई है, इसलिए पढ़ने का समय आ गया है, तैयारी करने का समय आ गया है। आप सब लोग अपने समय का बहुत सही उपयोग कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। ये एक और डाउट सेशन, ये 41वां डाउट सेशन है और आज के इस डाउट सेशन में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो लिटरेचर वाला पोर्शन है उसमें जो मूवमेंट्स एंड पीड्स हैं उनमें आज हम मॉडर्न पीड पे चर्चा करेंगे। इससे पहले जो डाउट सेशन था 40वां डाउट सेशन, उस डाउट सेशन में हमने पोस्ट मॉडर्न पीड पे चर्चा की थी। पोस्ट मॉडर्न पीड के पीवाईक्यूज एमसीक्यूज को देखा था और बहुत ठीक ढंग से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से चीजों को समझने की कोशिश की। से पहले वाला जो डाउट सेशन था वो इंडियन लिटरेचर का था। इंडियन लिटरेचर में भी जो लेटेस्ट और अपडेटेड इंडियन लिटरेचर है, आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो देख लिए होंगे। नहीं देखे हों तो आपको जरूर देख लेने चाहिए। आज के सेशन में हम बात करेंगे मॉडर्न एज के मॉडर्न पेड की। सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, प्री के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज, बहुत ही शानदार अद्भुत एग्जाम ओरिएंटेड डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन वाली टेस्ट सीरीज जो बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अब आज का ये सेशन, आज के सेशन में भी हम पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मॉडर्न पीरियड को समझने के लिए जैसा हमने पोस्ट मॉडर्न एज को समझा था, कब से कब तक है। जब भी आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो जितने भी पीरियड्स आपके सिलेबस में हैं सबको आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो पीरियड कब से कब तक माना जाता है। रोमांटिक एज कब से कब तक माना जाता है, विक्टोरियन एज कब से कब तक माना जाता है, पोस्ट मॉडर्न एज का क्या ड्यूरेशन है, मॉडर्न एज या फिर मॉडर्न पीरियड का क्या ड्यूरेशन है। इस प्रकार का सीधा सीधा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा, उस एज की पर्टिकुलर थीम्स क्या है, उस एज में किन थीम्स पे लिखा गया। जैसे हमने जब पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की हम बात कर रहे थे तब हम उसमें जिक्र कर रहे थे आयरनी है, प्लेफुलनेस है, ब्लैक ह्यूमर है। इन सब चीजों की हमने क्या की थी, बातचीत की थी। ठीक है, आज के इस क्लास में भी हम मॉडर्न एज में क्या थीम्स रही हैं, क्या टेक्निक्स रही हैं, उन चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। फिर जो मॉडर्न एज को लिखने वाले राइटर्स हैं, उस एज में जो प्रोमिनेंट राइटर्स हुए हैं उन प्रोमिनेंट राइटर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो यही पता होनी चाहिए, मैं केवल मॉडर्न एज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जितने भी एजेस आपके सिलेबस में हैं, जितने भी पीरियड्स आपके सिलेबस में, सबको ही आपको इसी तरीके से तैयार करना चाहिए कि भाई उस एज में जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। चाहे वो पोइट्स हों, चाहे वो ड्रामेटिस्ट हों, चाहे वो नॉवलिस्ट हों, और उनके कोई बहुत मेजर वर्क्स हैं उनको भी आपको देख लेना चाहिए। कोई वर्क ऐसा होता है जो बहुत मेजर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे उस एज की पहचान होती है। जैसे लिरिकल बैलेड्स है तो लिरिकल बैलेड्स से रोमांटिक एज की पहचान है। और भी जो मेजर राइटर्स हैं उनके कम से कम एक एक दो दो मेजर वर्क्स हैं, उन पे तो आपकी नजर होनी ही चाहिए। तो आज हम इसको मॉडर्न एज को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से केवल उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे जिनका एग्जाम से सीधा सीधा संबंध है। ऐसा नहीं कुछ भी कहीं से भी पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे।
पहला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है। इस प्रकार के क्वेश्चंस बनाने की वजह ये होती है कि 3-4 ऑप्शन होते हैं, उसमें बहुत सारी सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचाई जा सकें ताकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाने पड़े। पहला देखिएगा इसमें क्या है, पहला पॉइंट जो इसमें है उस उस पॉइंट को पढ़िएगा। द पीरियड बिटवीन 1901 and 1939 is generally accepted as the modern age of English literature। पहला जो पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि जनरली सामान्यतया 1901 से लेके, कब से लेके बेटा, एक 1901 से लेके 1939 तक का जो टाइम है उस टाइम पीरियड को मॉडर्न एज कहा जाता है। ये ठीक बात है। मॉडर्न एज से पहले जो एज था विक्टोरियन एज, उस एज को 1837 से लेके 1901 तक का जो पीरियड माना जाता है वो विक्टोरियन एज का, विक्टोरियन पीरियड का माना जाता है। और 1901 से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का टाइम जो है वो टाइम कौन सा है, मॉडर्न एज या मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, पहला जो फैक्ट है ये बिल्कुल ठीक है। आगे बी ऑप्शन को देखिएगा, क्वीन विक्टोरियाज डेथ इन 1901, 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई 1837 से लेके, इसीलिए 1901 तक का जो समय है वो कौन सा एज माना जाता है, विक्टोरियन एज माना जाता है। इससे पहले हमने एक डाउट सेशन पे इसमें मोमेंट्स और एजेस नाम से एक डाउट सेशन इससे पहले भी हमने करवाया है। उसमें सभी एजेस के जो टाइम पीरियड है उसको ठीक ढंग से एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, यहां हम उस पर बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, केवल मॉडर्न एज तक सीमित रखने की कोशिश करेंगे चीजों को। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज, एलिजाबेथ क्वीन विक्टोरिया की डेथ 1901 में हुई और वो वहीं से शुरू होती है इसकी मॉडर्न एज की, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज। एंड द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939, और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो है इंडिकेट्स इट्स एंड, वो इसका एंड माना जाता है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो पीरियड है वो पीरियड पोस्ट मॉडर्न एज कहा जाता है। बहुत सारी जगह यहां बिगिनिंग दिया हुआ है, कई जगह ये मानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो समय है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 के बाद का जो समय है उसको पोस्ट मॉडर्न एज में कहा जाना चाहिए। तो ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, ठीक है ये बात भी। एडवांस ऑफ साइको एनालिसिस, यहां से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग के कि इस एज में एक वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और ये उसी दौरान लिखा जाने वाला लिटरेचर था। तो इसमें जो एडवांसमेंट हुआ वो साइको एनालिसिस का हुआ। साइको एनालिसिस का मतलब है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, यानी लोगों के माइंड में जो चल रहा है वो समय जो था वो डिप्रेशन का समय था। आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो था उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे। वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम महायुद्ध के बाद का जो लोगों के मन में डर था, जो भय था, इसीलिए इसको एज ऑफ एंजाइटी भी कहा जाता है, इसको एज ऑफ डिप्रेशन भी कहा जाता है। कौन से एज को, मॉडर्न एज को कहा जाता है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो इस समय लोगों की जो मनोस्थिति थी उसको समझने और उसको लिखने का प्रयास किया गया। यानी यहां से लिटरेचर में जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं उनमें सबसे प्रोमिनेंट जो चीज है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है साइको एनालिसिस। ठीक है भाई, हैज अ डीप इंपैक्ट ऑन द क्रिएटिव वर्क्स ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड में जो वर्क हुए, इस एज में जो काम हुए, उस काम में, उस लिटरेरी वर्क्स में आपको एक बड़ा प्रभाव किसका दिखाई देता है, वो दिखाई देता है एडवांस ऑफ साइको एनालिसिस, एडवांसमेंट ऑफ व्हाट, साइको एनालिसिस। इसलिए इस एज में साइकोलॉजिकल नॉवेल्स लिखे गए, बहुत सारी चीजें इसमें हुई। द थियरीज ऑफ सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड की थियरी,
ये एक के मनोवैज्ञानिक हैं, सिगमंड फ्राइड साइकोएनालिसिस्ट। अर्नेस्ट मार्च इन्फ्लुएंस्ड अर्ली मॉडर्निस्ट लिटरेचर, यानी मॉडर्न एज के जो लिटरेचर हैं उन पे मनोवैज्ञानिकों का बड़ा प्रभाव है। ये इन दोनों पॉइंट में बताने की कोशिश की हुई है। और नीचे ऑप्शन आपके इसमें कौन कौन से सही हैं? ए और बी सही है, ए बी एंड सी सही है, बी सी एंड डी सही है, और चौथा है ए बी सी एंड डी, यानी ये चारों के चारों जो पॉइंट हैं वो सही है। हमने कोशिश ये की है इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मॉडर्न एज के बारे में एक मोटी मोटी बात आपको समझाने की कि ये कौन से टाइम का पेज है, ठीक है, कब से कब तक इसको माना जाता है, इसमें किस प्रकार की थीम्स हैं, उन पे हम और भी चर्चा करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत चर्चा की तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे के जिन क्वेश्चन में आवश्यकता होगी उन क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी यहां रखेंगे हम, और उस एक्सप्लेनेशन को भी हम क्लियर करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों के पास जो वीनस वर्ल्ड की बहुत शानदार बुक है, वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो आरपीसी सेकंड ग्रेड के लिटरेचर को पूरी तरीके से कंप्लीट करती है। कंप्लीट थ्योरी, बहुत सारे क्वेश्चन, 1700 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है वो वहीं से लिए हुए हैं। मॉडर्न एज इज कॉल्ड द एज ऑफ, मॉडर्न एज को क्या कहा जाता है? द एज ऑफ एंजाइटी एंड इंटरोगेशन, पहला ऑप्शन है। मॉडर्न एज को इनमें से क्या क्या कहा जाता है? तो मॉडर्न एज को कहा जाता है द एज ऑफ एंजाइटी। किसको कहा जाता है भाई एज ऑफ एंजाइटी? एज ऑफ एंजाइटी कहा जाता है किसको? मॉडर्न एज को कहा जाता है। डब्ल्यू एच ओडन का नाम सुना है आपने? डब्ल्यू एच ओडन एक पोइट हुए हैं, डब्ल्यू एच ओडन, इनकी एक पोइम भी थी द एज ऑफ एंजाइटी, और वहीं से ये फ्रेज ली हुई है एज ऑफ एंजाइटी। पूछा जा सकता है कि द एज ऑफ एंजाइटी ये पोइम किसकी है? तो ये डब्ल्यू एच ओडन की पोइम है और वहीं से फ्रेज ली हुई है, तो इसको एज ऑफ एंजाइटी कहा जाता है। कौन से एज को? एंजाइटी का मतलब तो आप समझ सकते हो, चिंता का, एंड इंटरोगेशन। इस एज को, कौन से एज को? मॉडर्न एज को क्या कहा जाता है? एज ऑफ एंजाइटी, चिंता का एज, एज ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन का एज। देखो इससे पहले जो एज था वो विक्टोरियन एज था। कौन सा एज था? विक्टोरियन एज। जब आपने एजेस पढ़े हैं तो वहां पढ़ा होगा कि विक्टोरियन एज जो है वो एज था मोरल स्टेबिलिटी का एज था। किसका एज था? वही स्टेबिलिटी का एज था। और ये जो एज था मॉडर्न एज, इसमें बहुत बड़ी उठापटक का एज था ये, ठीक है। तो इसमें चीजों पे क्या करने लगे? इंटरोगेट करने लगे, क्वेश्चन मार्क होने लगा चीजों पे। नीचे एक्सप्लेन भी करेंगे। इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कौन सा एज है ये भी? ये एज है जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। मॉडर्न एज में ये सारी चीजें हुई, सोशल चेंजेस आए, समाज में बड़े परिवर्तन आए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में चीजों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। फिर है स्केप्टिसिज्म एंड पेसिमिज्म। देखो पेसिमिज्म का एज था, हार्डी का जो नॉवेल्स हैं विक्टोरियन एज में, वहीं से पेसिमिज्म की शुरुआत मानी जाती है। वो वहां से मॉडर्न एज का थोड़ा थोड़ा वहां से असर दिखाई देने लगता है। तो एज ऑफ पेसिमिज्म भी किसको कहा जाता है? एज ऑफ पेसिमिज्म जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? मॉडर्न एज को कहा जाता है। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है संदेह, चीजों पे किसी भी चीज को कंफर्म नहीं मानना, तो वो एज है। तो ये ऑल ऑफ दीज, तो इसका भी आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज है। ये इनमें से किसी कहीं एक कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप मान लेना कि ये मामला किससे संबंधित है? मॉडर्न एज से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? मॉडर्न पीरियड से संबंधित है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, देखो चीजों को। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। द मॉडर्न एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एज ऑफ इंटरोगेशन एंड एंग्जाइटी। मॉडर्न एज वो एज जिसपे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरा पूरा प्रभाव दिखाई देता है। द लिटरेचर रिटर्न इन द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, फर्स्ट पहले वर्ल्ड वॉर के बाद
जो लिखा गया, उसके दौरान जो लिखा गया, वो एज जो कौन सा है, मॉडर्न एज है। उस एज को एज ऑफ एंग्जाइटी कहा जाता है, उस एज को एज ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है, उस एज को दिस इज ड्यू टू, ये क्यों है ऐसा, ड्यू टू द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये किस वजह से है एंग्जाइटी, किस वजह से है डिप्रेशन, किस वजह से एक्सेप्टिसिज्म, क्यों है ये सब, ये है बिकॉज ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, उस समय साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, वैज्ञानिक क्रांतियां हुई, नई नई चीजों का आविष्कार हुआ, एंड एल्टरिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मॉरल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। उस समय अल्टर का मतलब चेंज हो रही थी, सोशल कंडीशन चेंज हो रही थी। देखो लिटरेचर जो है वो उस समय के समाज को प्रदर्शित करता है। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, वो जैसा समाज होता है उसी समाज को लिटरेचर में प्रदर्शित किया जाता है। तो उस समय समाज में ये चीजें हुई तो उसी प्रकार का लिटरेचर भी लिखा जाने लगा। लिटरेचर की थीम्स में, टेक्निक्स में चेंजेस आने लगे। उस समय इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी में चेंज आया। मॉडर्निज्म बीच फ्लोरिस्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जो अर्ली 20th सेंचुरी में फ्लोरिश हुआ। अर्ली 20th सेंचुरी का मतलब 1900 से लेके 1940 के आसपास का जो पीरियड है वो पीरियड मॉडर्न एज है। अमर्ज इन रिस्पॉन्स टू डिसइल्यूजनमेंट, एक वर्ड ये भी मिलेगा आपको, एक एक शब्द को ठीक ढंग से जान लीजिएगा, उसको पहचान लीजिएगा और उसको पर्टिकुलर एज से कनेक्ट कर लीजिएगा। हर एज के अपने कुछ की वर्ड्स होते हैं। एवरी एज, हर एज के अपने क्या होते हैं बेटा, हर एज के अपने की वर्ड्स होते हैं। उन एजेस के की वर्ड्स को उस एज से कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसे क्लब्स एंड कॉफी हाउसेस, हीरोइक कपलेट, सटायर, ये कौन से एज के कीवर्ड्स हैं, ये नियो क्लासिकल एज के कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इमेजिनेशन, इमोशंस, सेंसिबिलिटी, ये कौन से एज के हैं आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से डिसइल्यूजनमेंट, आइसोलेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये कौन से एज से संबंधित हैं बेटा, ये मॉडर्न एज से संबंधित हैं। ब्लैक ह्यूमर, आयरोनी, ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये सारे के सारे हाइपर टेक्सुअलिटी, ठीक है, इंटरटेक्सुअलिटी, ये सारे के सारे पोस्ट मॉडर्न से संबंधित हैं। तो यहीं से आपको कोई न कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा। फ्रेगमेंटेशन ब्रॉट ऑन बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद में लोगों का मोह भंग हो गया। थोड़े दिन पहले कोरोना आया, कोरोना के दौरान जैसी स्थिति बनी थी उसके बाद ही लोगों का मोह भंग हो गया। लोगों को लगा कि नहीं यार कुछ नहीं है, पता नहीं कितने दिन के कितने दिन के नहीं है, लोगों में एक अलग प्रकार का डर भय सा आ गया। तो बिल्कुल ये तो एक छोटा सा था वर्ल्ड वॉर, तो 4 साल चलने वाला बहुत एक बड़ी हिस्टोरिकल घटना थी। तो उसका प्रभाव लोगों के साइकी पे, उसका प्रभाव लोगों के दिमाग पे निश्चित रूप से दिखाई देना था। और वो दिमाग में जो लोगों के चल रहा था, वो जो राइटर्स थे उनकी पोइम्स में, उनके प्लेज में, उनकी नॉवेल्स में दिखाई देने वाला था। तो समझ गए चीजें, इस प्रकार से चीजों को लिंक करोगे तो आपकी चीजें समझ आ जाएंगी। फ्रेगमेंटेशन बट ऑन यस एंड रैपिड सोसाइटल चेंज हुआ। राइटर्स लाइक, अब देखो 2-3 राइटर्स के नाम आप लोगों को बहुत याद रखने हैं। हर एज में कुछ राइटर्स बड़े फिक्स होते हैं, आप लोगों को उन राइटर्स के नाम याद रखने ही रखने चाहिए। जैसे आपको जॉन ड्राइडन का नाम कोई ले दे, अलेक्जेंडर पॉप का नाम ले दे, तो आप मान लेना कि बात किसकी चल रही है, न्यू क्लासिकल एज की बात चल रही है। आपको कहीं वर्ड्सवर्थ कह दें, ठीक है, सैली कह दें, एसटी कोलरिज कह दें, तो ये तो पता होना ही चाहिए ना कि भी कौन से एज के कौन से राइटर्स हैं। उसी तरीके से मॉडर्न एज में कौन कौन, जेम्स जॉयस। आज की इस क्लास में हम इनको उतना डिटेल से पढ़ेंगे जितना आपके लिए आवश्यक है, बहुत डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। देखो बहुत आवश्यक बात जो है आप लोगों के लिए जानना वो ये है कि कौन सी बात को पढ़ा जाए और किसको छोड़ा जाए। ये सारी की सारी बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये इंटरनेट पे, ये बुक्स में, अच्छी किताबों में, अच्छी साइट्स पे सब जगह उपलब्ध हैं।
ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी तरफ से इनको बना रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वहां बहुत सारा कंटेंट पड़ा होता है और उस बहुत सारे कंटेंट से आप लोगों के लिए जो काम की चीज है उसको निकालना, यानी 20-50 पेज में से आप लोगों के लिए उस बात को 2-3 पेज में ले आना। अब 20-50 आप पेज पढ़ोगे आपके वो समझ नहीं आएंगे। उसको यदि आपको 2-3 पेज में दे दिया जाए और इंपॉर्टेंट सारी चीजें आ जाएं उसमें, तो फिर आपका काम बन जाता है। क्योंकि आप लोगों का जो अभी मकसद है वो क्या है? एग्जाम को पास करना। पोस्ट मॉडर्न एज और मॉडर्न एज जो है उसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। यदि हम पढ़ना चाहें तो 6 घंटे कम से कम की क्लास हो सकती है मॉडर्न एज की, और पोस्ट मॉडर्न एज की तो और भी लंबी क्लास हो सकती है। लेकिन हमें उतना सब जानना नहीं है, हमें इतना जानना है जितना एग्जाम में आ जाए। तो हम आज इनके बारे में इतनी डिटेल से चर्चा करेंगे जितनी आप लोगों के लिए आवश्यक है। ठीक है, नाम याद रख लो आप तो इसका, किसका? जेम्स जॉयस। कौन से एज से संबंधित है? मॉडर्न एज से संबंधित है। याद रख लो इन पोइट्स के, इन राइटर्स के जो नाम है, नॉवलिस्ट के नाम है, वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ का नाम याद रख लीजिएगा। जब आपने मूवमेंट्स पढ़े होंगे अलग अलग, वहां भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपने पढ़ा होगा, वर्जीनिया वुल्फ का नाम आपने वहीं भी पढ़ा होगा। टीएस इलियट, इन आदमियों का नाम आप भूल नहीं सकते। टीएस इलियट बहुत बड़े पॉइंट हैं मॉडर्न एज के। रिजेक्टेड, इन लोगों ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया 19th सेंचुरी रियलिस्ट कन्वेंशंस। 19th सेंचुरी की जो परंपराएं चली आ रही थी, जो लिखने का तरीका चला आ रहा था, जो लिखने का सब्जेक्ट मैटर था, यानी जैसा लिखा जा रहा था और जो लिखा जा रहा था। देखो लिटरेचर में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट। कैसे लिखें और क्या लिखें, हमें यही तो पढ़ना होता है कि भाई क्या लिखा जा रहा है और उसको कैसे लिखा जा रहा है, यानी स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर। इन लोगों ने अभी तक जो स्टाइल और सब्जेक्ट मैटर चला आ रहा था, उस स्टाइल को भी चेंज किया और उस सब्जेक्ट मैटर को भी चेंज किया। दे रिजेक्टेड दैट स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर, उसको चेंज इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एम्ब्रेसिंग, और क्या करने लगे? एक्सपेरिमेंट करने लगे, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स में आ गए, नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगे। जहां कहीं भी आपको एक्सपेरिमेंट वर्ड दिख जाए तब भी आप मान लेना कि ये किसका है? मॉडर्न एज का है। आगे क्वेश्चन भी लेंगे हम। टू कैप्चर द पोएटिक एंड डिसजॉइंटेड नेचर ऑफ मॉडर्न एज, मॉडर्न एज का जो अस्त व्यस्त तरीका था, डिसजॉइंटेड नेचर जो था, उस नेचर को कैप्चर करने के लिए, टू रिफ्लेक्ट दैट पोएटिक एंड डिसजॉइंटेड नेचर ऑफ मॉडर्न पर्सन इन देयर पोइट्री, अपनी पोइट्री में, अपने नॉवेल्स में, अपने ड्रामाज में उस नेचर को रिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने जो पहले से चला आ रहा तरीका था, उस तरीके को उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। दे रिजेक्टेड, किस किसने? इन आदमियों ने। मुख्य रूप से किसने? जेम्स जॉयस ने, वर्जीनिया वुल्फ ने, टीएस इलियट ने। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ग्रुप बना के कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट द मॉडर्न राइटर्स, इनमें से कौन सा जो ग्रुप है वो मॉडर्न राइटर्स का है? 1, 2, 3 और 4। एक में आप लोगों को कहेगा कि हम जिक्र कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सैली, इनका जिक्र कर रहे हैं। एक में आपसे कहेगा हम ड्राइडन का जिक्र कर रहे हैं, पॉप का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, इनका जिक्र कर रहे हैं। एक में आपसे कहेगा हम टेनिसन का जिक्र कर रहे हैं, हम ब्राउनिंग का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। और एक में आपसे कहेगा कि हम टीएस इलियट का जिक्र कर रहे हैं, टीएस इलियट का जिक्र कर रहे हैं, वर्जीनिया वुल्फ का जिक्र कर रहे हैं और जेम्स जॉयस का जिक्र कर रहे हैं। आपसे पूछेंगे कि इनमें कौन सा ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? मॉडर्न एज को। इसमें ये जो ग्रुप है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ये रोमांटिक एज को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से एज को? रोमांटिक एज को। ड्राइडन और पॉप जो रिप्रेजेंट करते हैं ये नियो क्लासिकल एज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए और मुझे आशा है कि आप लोगों को पता भी होगा। सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे। टेनिसन और ब्राउनिंग जो हैं ये विक्टोरियन पोइट्स हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा जब विक्टोरियन एज को पढ़ा होगा तब ठीक ढंग से। टीएस इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, ये सब जो लोग हैं ये मॉडर्न एज के हैं। कौन से एज के हैं?
मॉडर्न के। इसी तरीके से आपको पोस्ट मॉडर्न के भी याद रखने चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। अभी हम केवल किस प्रकार की बातों का जिक्र कर रहे हैं, मॉडर्न एज कब शुरू हुआ ये देखा हमने, उसमें किस प्रकार की थीम्स थी उनको हमने देखा, और उसी से संबंधित चीजें और देख रहे हैं। उसके बाद में मॉडर्न एज के राइटर्स को देखेंगे और उनके मेजर वर्क्स को भी देखेंगे। आइसोलेशन, एलिनेशन, डिसइल्यूजनमेंट एंड कंफ्यूजन आर द मेजर थीम्स ऑफ। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा हुआ है। आइसोलेशन का मतलब होता है इंडिविजुअलिज्म, कह सकते हैं आप इसको। कई कई जगह, सॉरी, कई कई जगह इंडिविजुअलिज्म में, आइसोलेशन की जगह क्या लिखा हुआ मिल सकता है, इंडिविजुअलिज्म भी मिल सकता है। तो हो सकता है इस बार क्या लिखा हुआ है, आइसोलेशन, अगली बार क्या लिखा मिल सकता है, इंडिविजुअलिज्म लिखा मिल सकता है। अलिनेशन, अलगाव होता है, अकेलापन, अलगाव, डिसइल्यूजनमेंट, मोह भंग होना, एंड कंफ्यूजन, और क्या रहना, कंफ्यूजन होना, लैक ऑफ क्लियरिटी, क्लियरिटी की कमी थी इस समय। ये जो थीम्स हैं ये कौन से एज की हैं, रोमांटिक एज की नहीं है, विक्टोरियन एज की नहीं है, मॉडर्न एज की थीम्स, पोस्ट मॉडर्न की भी नहीं है, किसकी है ये, मॉडर्न एज की है। ठीक है, अब पुराने क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं चीजों को। अब देखिएगा, ये जो एक्सप्लेनेशन है, मैं बहुत बार कहता हूं और इस बात को जोर देके कहता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस हम आप लोगों को दिए हैं बुक्स में, हर क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई कई बार बच्चे क्या करते हैं, केवल क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसका आंसर देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है हर क्वेश्चन की, चाहे वो हमारी मेथड वाली बुक हो, चाहे वो लिटरेचर वाली बुक हो, उसमें एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। वो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजों को समझ में आप लोगों को आ जाएंगी। हो सकता है क्वेश्चन वहां से नहीं आए क्वेश्चन से, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन से, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हमने उसके आसपास की सभी चीजें घुसाने की कोशिश की है, ताकि वहां से क्वेश्चन, इसको देखिएगा, की थीम्स ऑफ मॉडर्निज्म आर इंडिविजुअलिज्म। मॉडर्न एज की थीम्स जो हैं वो इंडिविजुअलिज्म है। क्वेश्चन में इंडिविजुअलिज्म नहीं था, क्वेश्चन में क्या था, आइसोलेशन था। लेकिन इस बार आइसोलेशन की बजाय आइसोलेशन एकाकीपन, इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म का मतलब अपने आप से संबंधित, तो ये आ सकता है। एलिनेशन, अलगाव, आइसोलेशन, डिसइल्यूजनमेंट, कंफ्यूजन, फॉर्मलिज्म, ये कुछ वर्ड्स जो हैं इनको आप लोगों को याद रखना है। फॉर्मलिज्म, सिंबोलिज्म एंड द फिलोसफीज ऑफ निहिलिज्म। ये कौन से एज की बात कर रहे हैं अपन, मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं। इनमें से कहीं से कोई पॉइंट आप लोगों को दिख जाए तो आप मान लेना कि ये मामला किससे संबंधित है, ये मामला मॉडर्न एज से संबंधित है। ठीक है, फिलोसफीज ऑफ निहिलिज्म, फिलोसफीज ऑफ निहिलिज्म को समझने की जरूरत है। वो क्या है, दैट रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रूथ। ये जो फिलोसफी है किसकी, निहिलिज्म की, ये क्या करती है, ये रिजेक्ट करती है किसको, सत्य के अस्तित्व को। वो कहती है कि सत्य जैसा कुछ भी नहीं है। वो किसको कहती हैं, रियलिटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ। वो कहती है जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले क्या देखा था, उन्होंने थोड़े दिन पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा था। इसलिए उनके दिमाग में ये बात आ गई कि जिंदगी का कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है, सब कुछ ऐसे ही है, सब कुछ एकदम वर्चुअल, कुछ भी रियल नहीं है। उनका मोह भंग हो चुका था। एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम पेसिमिज्म। अक्सर किससे जुड़ा हुआ है, एक्सट्रीम पेसिमिज्म से जुड़ा हुआ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एज ऑफ पेसिमिज्म एंड एक्सेप्टिज्म, एक्सेप्टिज्म वो क्या था, स्केप्टिसिज्म। एज ऑफ पेसिमिज्म एंड स्केप्टिसिज्म जो है वो कौन सा एज है, वो मॉडर्न एज है। वही बात यहां बताई हुई है, स्केप्टिसिज्म एंड अब्सर्डिज्म। अब्सर्डिज्म भी आपने पोस्ट मॉडर्न एज में पढ़ा है इसको, और यहां भी है। तो ये सारी की सारी जो चीजें आप लोग समझ रहे हैं, ये कौन से एज की ही बेटा है, ये सारी की सारी मॉडर्न एज की हैं। फेमस मॉडर्निस्ट राइटर्स इंक्लूड जेम्स जॉयस,
फ्रेंस काफ्का, वर्जीनिया वुल्फ, एजरा पाउंड, इन लोगों के नाम याद रख लेना। कौन कौन के? जेम्स जॉयस, फ्रेंस काफ्का, वर्जीनिया वुल्फ, एजरा पाउंड, ये सारे के सारे मॉडर्न राइटर्स हैं। क्लियर हो गई बात भाई? ये इनकी थीम्स हैं। यहां आपको याद रखना है इंडिविजुअलिज्म का संबंध किससे है, एलिनेशन का संबंध किससे है, आइसोलेशन का संबंध किससे है, डिसइल्यूजनमेंट का संबंध किससे है, कंफ्यूजन, फॉर्मलिज्म, सिंबोलिज्म और निहिलिज्म, इसका संबंध किससे है, ये सारी अब्सर्डिज्म का संबंध किससे है, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। फिर आप लोगों को मॉडर्न एज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर हो गई बात भी? चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ठीक ढंग से देख लीजिएगा। कई बच्चों को लगता है कि सर ये सारी चीजें हम नोट करें क्या? अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इनको नोट करोगे और फिर बहुत समय लग जाएगा नोट करने में ही। इसलिए जिनके पास बुक है उनको तो नोट करने की वैसे ही जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें उसमें है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी सुविधा है कि कम से कम इस क्लास की पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड पे डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन वगैरह सारी चीजें आप लोगों को वहां मिल जाएंगी। एजरा पाउंड्स मैक्सिम, मेक इट न्यू। एजरा पाउंड की एक मैक्सिम है, एक सूत्र सा है, एक सुक्ति से जैसा है, मेक इट न्यू हेराल्डेड विच मोमेंट इन लिटरेचर। एजरा पाउंड की एक मैक्सिम थी, मेक इट न्यू, इसको नया किया जाए। लोगों ने इसको एक लाइन की जैसे ले लिया, एक इस प्रकार से ले लिया कि लोगों के मन में ये हो कि इसको नया किया जाए। इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। ठीक है, एक नारे के जैसे मान सकते हो, एक नारे के जैसा ले लिया कि मेक इट न्यू। तो ये कह रहे हैं कि इससे प्रभावित होकर कौन सा नया एज आया, रियलिज्म, सिंबोलिज्म, पोस्टमॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा है? मॉडर्निज्म है। अब आप लोगों को दो तीन चीजें याद रखनी चाहिए। एक तो ये याद रखनी चाहिए, क्या याद रखनी चाहिए? एजरा पाउंड जो है इसका संबंध किससे है? मॉडर्न एज से। क्लियर हो गई बात? एक एजरा पाउंड का मेक इट न्यू जो है ये क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और फिर एजरा पाउंड से प्रभावित होकर कैसे लोगों ने मॉडर्न एज में लिखा, कैसे लोग उससे प्रभावित हुए, ये सब चीजें आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। चलो चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ, इसको बढ़ाते हैं आगे। एजरा पाउंड मैक्सिम मेक इट न्यू विच इज एसोसिएटेड विद मॉडर्निस्ट मूवमेंट। एजरा पाउंड की जो मैक्सिम है मेक इट न्यू, ये किससे संबंधित है? मॉडर्निस्ट मूवमेंट से संबंधित है, मॉडर्न एज से है। एजरा पाउंड 1934, एजरा पाउंड के 1934 का एक कलेक्शन था, कलेक्शन ऑफ एसेज, मेक इट न्यू, मेक इट न्यू बिकम ए कैच फ्रेज फॉर द मॉडर्निस्ट मूवमेंट। ये मॉडर्निस्ट मूवमेंट के लिए कैच फ्रेज बन गई। हालांकि इससे पहले भी मॉडर्न एज था, लेकिन इससे और ज्यादा प्रभावित हुए लोग के द स्लोगन, ये एक स्लोगन बन गया, इनकरेज आर्टिस्ट टू क्रिएट न्यू। इस स्लोगन ने आर्टिस्ट को इनकरेज किया कुछ नया करने के लिए। इनोवेटिव वर्क्स बाय ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स। जो पुराने स्टैंडर्ड चल रहे थे उन पुराने स्टैंडर्ड से कुछ नया करने के लिए लोगों को इनकरेज किया। तो ये जो स्लोगन है ये उनको इनकरेज करता है। Modernist artists sought to express new sensibilities of the time by experimenting with form and expression. एक एक शब्द को समझोगे तो आपके समझ में आ जाएगी। मॉडर्निस्ट आर्टिस्ट जो हैं वो क्या करना चाह रहे थे? जो उस जमाने की लोगों की सेंसिबिलिटीज थी, उस जमाने की लोगों की जो भावनाएं थी, उनको एक्सपेरिमेंट करके नए फॉर्म्स में और नई एक्सप्रेशंस के जरिए लिखना चाह रहे थे, नई स्टाइल में लिखना चाह रहे थे और नए तरीके से लिखना चाह रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं एजरा पाउंड के बारे में थोड़ा और। एजरा पाउंड इज नोन फॉर मेनी फेमस पोएम्स। एजरा पाउंड बहुत सारी फेमस पोएम्स के लिए जाने जाते हैं। एजरा पाउंड टीएस इलियट के बड़े अच्छे दोस्त थे। उनकी एक पोएम है किसकी? एजरा पाउंड की, इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो, इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो। ये पोइम कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। तो ये पोइम किसकी है? इन ए स्टेशन ऑफ मेट्रो किसकी पोइम है?
टी.एस. इलियट की पोएम है, ठीक है। एंड द कैंटोस, ये किसका वर्क है? टी.एस. इलियट के, सॉरी एजरा पाउंड की। हम किसकी बात कर रहे हैं? एजरा पाउंड की बात कर रहे हैं भाई। ये पोएम किसकी है? वापस कंफ्यूज नहीं होना भाई। इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो, ये किसकी पोएम है? इसको यहां से कंफ्यूजन में नहीं आए कोई भी। हम किसका जिक्र कर रहे हैं? एजरा पाउंड का जिक्र कर रहे हैं। और ये पोएम इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो, ये भी किसकी है? एजरा पाउंड की है। द कैंटोस, ये भी किसका है? एजरा पाउंड है। एजरा पाउंड टी.एस. इलियट के दोस्त थे, और टी.एस. इलियट की जो फेमस पोएम है वो हम आगे पढ़ेंगे। टी.एस. इलियट में क्या है, द वेस्टलैंड उनकी बहुत अच्छी पोएम है, और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि यदि आप एजरा पाउंड को पढ़ना चाहेंगे, जब आप गूगल करेंगे उनको या फिर उनकी कोई बुक देखेंगे, तो आपको एजरा पाउंड पे पता नहीं कितनी सारी बातें देखने को मिल जाएंगी। आप उसमें से क्या छोड़ोगे और क्या पढ़ लोगे, और जब आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, इसको छोड़ो। तब आप लोगों को एक के टीचर की आवश्यकता होती है, वो आप लोगों को उस 100 लाइन में से 2-3 लाइनें निकाल के दे दे कि ये याद कर ले तू, तेरे को इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। तो वो ये एक पॉइंट जो है, वो ये एक पॉइंट आप याद कर लो। यदि एजरा पाउंड पे कोई क्वेश्चन आया तो वो या तो यहां से आएगा, मैक इट न्यू से आएगा, और या फिर दूसरी जगह जो बनती है वो बनती है इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो। यहां से ही एजरा पाउंड पे क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, कम से कम। बाकी तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इतना काफी है। ये था, किसकी बात कर रहे थे मैं भी? एजरा पाउंड की। अब चलते हैं हम आगे। एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, और इस अकेले क्वेश्चन से और इसकी एक्सप्लेनेशन से आप लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस अकेले क्वेश्चन और इसकी एक्सप्लेनेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए आप इसको ठीक तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में 4-5 मेजर राइटर्स और उनके वर्क का जिक्र है। तो किसी न किसी एक राइटर को तो पूछ ही लेंगे। इसको हमने थोड़ा चेंज भी किया है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा हुआ भी है। हमने इसमें, वहां इसमें 3-4 राइटर थे, हमने 1-2 राइटर और उनका वर्क और जोड़ दिया इसमें। 3-4 पहले पूछे हुए हैं उसने, हमें लगा कि 1-2 और इसमें जोड़ के इस क्वेश्चन को एक परफेक्ट क्वेश्चन बना दिया जाए, ताकि इस क्वेश्चन से एक एग्जाम में क्वेश्चन आपसे मिल जाए। देखो क्या है, द वर्क हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनार्ड। आपको याद क्या रखना है? एक इंसान का नाम याद रखना है, जोसेफ कॉनार्ड। कौन से एज के हैं? मॉडर्न एज के हैं। फिर उनका वर्क याद रखना है, हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये इनका मेजर वर्क है। टी.एस. इलियट बाई, सॉरी, द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का नाम याद रखना है, और उनका मेजर वर्क कौन है? द वेस्टलैंड। ये वो वर्क्स हैं जो क्या करते हैं, जो मॉडर्न एज को रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडर्न एज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इन वर्क्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है और जाता रहेगा। आगे देखिएगा, यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस। और जेम्स जॉयस की क्या है? एक नॉवेल यूलिसिस। तो आपको याद रखना है जेम्स जॉयस का और उनकी यूलिसिस। और एक ये पोएम इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो, किसकी? एजरा पाउंड की, जिसका हमने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, वो पोएम है एक। और एक द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय हेनरी जेम्स, इनका भी नॉवेल है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये कौन से एज के हैं? कौन से एज के भाई? पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर, विक्टोरियन लिटरेचर और गॉथिक लिटरेचर। तो इनका जो संबंध है वो किससे है? मॉडर्न लिटरेचर से। क्लियर हो गई चीजें? इतने में क्लियर नहीं होती हैं, इनको तो और ठीक ढंग से हमें समझना पड़ेगा। एक एक चीज को हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे, एक एक राइटर को दोबारा से समझते हैं। ये जितने भी राइटर दिए हुए हैं, तब हम ठीक तरीके से क्लियर हो पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला देखिएगा, जोसेफ कोनार्ड आया था, उनका लिखा हुआ था द हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो जोसेफ कोनार्ड कौन से एज के हैं भाई? देखो, इससे आसान तरीके से मोमेंट्स नहीं पढ़े जा सकते। ये ऐसे ही हैं जैसे आप जीके याद करते हो, वैसे इनको याद कर लो। वो भी आप लोगों के लिए बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, कि भाई यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, अब तो पढ़ लो बस। जोसेफ कोनार्ड इंग्लिश नॉवलिस्ट है। कौन है ये?
पहली बात क्या याद रखोगे, ये कौन से एज के हैं, ये कौन से एज के हैं बेटा, मॉडर्न एज के हैं। एक बात याद रख लोगे, अभी तो आपको याद है क्योंकि आज हम मॉडर्न एज ही पढ़ रहे हैं इसलिए मॉडर्न एज के हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में इसके साथ और 20 30 50 100 राइटर्स आपको देख के जाने पड़ेंगे, उनमें से आपको याद होना चाहिए कि मॉडर्न राइटर है। ये क्या है, नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, वॉज कंसिडर्ड अ लीडिंग मॉडर्निस्ट राइटर। इनको एक लीडिंग मॉडर्निस्ट राइटर कहा जाता है, यानी मॉडर्न राइटर जो हैं उनमें इनका बड़ा नाम है, इसीलिए एग्जाम में पूछा गया है। ही इज बेस्ट नॉन फॉर हिज नॉवेल्स, वो अपने नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं, और उनका एक नॉवल का नाम क्या है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो आपको एग्जाम में पूछा है। एक और है लॉर्ड जिम, ये तो आपको एग्जाम में पूछ लिया, हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है लॉर्ड जिम। तो आपसे इस बार हो सकता है क्या पूछ लें, लॉर्ड जिम पूछ लें, या इसी को पूछ लें, घुमा फिरा के पूछ लें। देखो अब जोसेफ कोनार्ड पे आप लोगों को इतना जानना पर्याप्त है, बाकी इस पे बहुत कुछ जाना जा सकता है, इनके बहुत सारे वर्क्स हैं उनको जाने जा सकते हैं, उन वर्क्स के बारे में और जाना जा सकता है, लेकिन आप लोगों को जानने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना जान लें, उसके बाद यदि आपके पास समय हो तो आप कुछ भी जाने, कुछ भी पढ़ना बुरा नहीं होता है, कितना भी पढ़े क्या बुराई है, लेकिन कम से कम एग्जाम पास करने के बाद पढ़ लेना। अभी इतना आप पढ़ लें, उसके बाद देखिएगा दूसरा आदमी कौन था, टीएस इलियट। टीएस इलियट वाज अ लीडर ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट। टीएस इलियट जो हैं वो मॉडर्निस्ट मूवमेंट के क्या है, लीडर हैं। ही इज नॉन फॉर सम ऑफ हिज बेस्ट नॉन पोएम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो जाने जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ बहुत शानदार पोएम्स के लिए। कौन कौन से, द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, बहुत शानदार है, और ये उनकी पहली बहुत महत्वपूर्ण पोएम है जिससे उनको पहचान मिली, इसलिए इसको पूछा जा सकता है। दूसरी द वेस्टलैंड, ये मॉडर्न एज की रिप्रेजेंटेटिव पोएम है, मॉडर्न एज को रिप्रेजेंट करने वाली पोएम है। मॉडर्न एज की जितनी भी टेक्निक्स हैं, जो भी थीम्स हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको इस पोएम में देखने को मिल जाती हैं। द हॉलो मैन और एस वेनसडे, ये इनकी क्या है, पोइट्री है। इन्होंने कुछ ड्रामाज भी लिखे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए क्या है, पोइम्स हैं, तो ये आप लोगों को याद रखेंगे। आप लोग इनको, तीसरा आदमी देखिएगा, जेम्स जॉयस, ठीक है, ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड सेमिनल फिगर ऑफ मॉडर्निस्ट मोमेंट। ही एक्सप्लोर्स द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो मॉडर्न एज का ही एक मूवमेंट है। जब आपने मूवमेंट्स पढ़े होंगे तो उसमें आपने सिंबोलिज्म पढ़ा होगा, में आपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ा होगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं, उनमें जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। हिज बेस्ट नोन वर्क आर यूलिसिस, इसको पूछा जाता है। एक बात और देखना, कई कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर यूलिसिस एक टेनिसन का वर्क है या फिर जेम्स जॉयस का है। ये जो यूलिसिस है ये एक नोवेल है, ये जो यूलिसिस है ये क्या है, नोवेल है, और टेनिसन की एक पोइम है यूलिसिस, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। एंड अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये दो इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं, किसके, जेम्स जॉयस के। अभी तक हमने क्या देखा, वापस देखिएगा, हमने जोसेफ कोनार्ड को देखा जो कि एक शानदार नॉवलिस्ट हैं, और उनका एक नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड लॉर्ड जिम, बहुत फेमस है दोनों के दोनों नॉवेल्स, ठीक है। फिर हमने टीएस इलियट को पढ़ा जो कि कौन है, लीडर कहे जा सकते हैं मॉडर्निस्ट मूवमेंट के। उनकी जो पोइम है प्रीफ्रॉक पोइम उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टलैंड पिछली बार पूछी हुई है, द हॉलो मैन एट एस वेनसडे ये पूछी जा सकती है। जेम्स जॉयस जो हैं वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक को काम में लेने वाले हैं, उनका जो ये नॉवल यूलिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दूसरा जो उनका वर्क है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ठीक है, याद रख लोगे। चलो आगे देखते हैं, के बाद किसका नाम आता है, एजरा पाउंड का। एजरा पाउंड, मेक इट न्यू। एजरा पाउंड को किस लिए जाना जाता है, मेक इट न्यू के लिए जाना जाता है, मेक इट न्यू। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था मेक इट
New. Ezra Pound was an American poet and critic who is known for his contribution to the modernist movement in literature. Is credited with creating एक इमेजिस्ट मूवमेंट था. ये मूवमेंट भी मॉडर्न एज का ही एक पार्ट है और इस मूवमेंट का क्रेडिट जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? एजरा पाउंड का जाता है. इमेजिस्ट मूवमेंट का संबंध किससे है? एजरा पाउंड से है. ये मॉडर्न एज का ही एक पार्ट है. ठीक है, आगे देखिएगा. He wrote a book of criticism. उसने क्रिटिसिज्म की बुक लिखी टाइटल्ड मेक इट न्यू और उसका टाइटल क्या था? मेक इट न्यू. ठीक है, विच आस्क्स पोइट्स टू बी इनोवेटिव. जो पोइट्स को कहती है कि कुछ इनोवेटिव बनो, कुछ नया करो. He was champion of modernist poets including T.S. Eliot, James Joyce, Robert Frost, American poet है, William Butler Yeats. Ezra Pound is known for many famous poems including इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो एंड द कैंटोस. ये थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी इसकी. तो टीएस इलियट भी इनसे बड़ा प्रभावित था. और के साथ साथ और कौन कौन आदमी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, विलियम बुटलर येट्स है, डब्ल्यू बी येट्स और हेनरी जेम्स. ये भी अमेरिकन नॉवलिस्ट है और इनका जो इंपॉर्टेंट नॉवल है वो कौन सा है? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. ठीक है, इनको याद रखने हैं भाई. इस हमने 5-6 राइटर्स को लिया है. हेनरी जेम्स को याद रखेंगे आप क्योंकि इनका द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है. ये भी मॉडर्न एज की शुरुआत मानी जाती है यहां से भी, इसलिए सेमिनल वर्क्स हैं. सेमिनल वर्क्स का मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे. इसको क्लियर है भाई? तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन और अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आप इन क्लास को ठीक ढंग से देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, इनके एक्सप्लेनेशन को ठीक ढंग से पढ़ लेना. आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी एग्जाम में, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन आर द फेमस प्लेज बाय. ये किनके फेमस प्ले हैं? कौन कौन से प्ले हैं? आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन. ये हैं जे एम सिंच, इनके नहीं है. हारोल्ड पिंटर के नहीं है. जेम्स ऑसबॉर्न के नहीं है. ये हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के हैं. ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के हैं. तो एक बात तो हमें याद हो गई कि इस एज के यानी मॉडर्न एज के जो ड्रामेटिस्ट हैं, हारोल्ड पिंटर पोस्ट मॉडर्न एज में भी हैं. तो ये क्या है भाई? ठीक है, अब ये जो वर्क है इनके, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसलिए याद रह जाएंगे शायद. कम से कम मैन एंड सुपरमैन तो जरूर याद रहना चाहिए और पिग्मेलियन, ये दोनों याद रहने चाहिए. किसके हैं? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के हैं. अब हम थोड़ा थोड़ा इन तीनों के बारे में भी पढ़ लेते हैं ताकि यदि कोई क्वेश्चन यहां से हो जाए तो फिर हमें दिक्कत नहीं हो. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज अ ब्रिटिश प्लेराइट एंड नोबेल प्राइज विनर. को नोबेल प्राइज मिला हुआ है. wrote many famous plays including पिग्मेलियन लिखा इन्होंने, आर्म्स एंड द मैन इन्होंने लिखा, मैन एंड सुपरमैन लिखा, सेंट जॉन लिखा और मेजर बारबरा लिखा. देखो यदि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पे कोई क्वेश्चन आया ना तो वो इन लाइंस में से आ जाएगा ना, मुझे पूरा विश्वास है. क्योंकि आप लोगों को जितना पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग के सेकंड ग्रेड का पेपर देंगे और आप लोगों को जितना पता होना चाहिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में, ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न एज में एक बहुत बड़ा राइटर हुआ था. वो कहते थे कि विलियम शेक्सपियर बहुत ग्रेट हुआ करते थे. प्रेजेंट टाइम में कौन ग्रेट है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ग्रेट है, ऐसा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ खुद कहा करते थे. तो बहुत बड़े राइटर हुए हैं, बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हुए हैं, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए. जेम्स सिंच आयरिश प्लेराइट थे, पोइट थे, और ये किसके लिए जाने जाते हैं? फॉर हिज, ये उनका एक है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड. ये आप पे नाम इनको याद रख लेंगे. ठीक है, जेम्स सिंस नाम याद रख लेंगे और द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ये नाम याद रख लेंगे. ठीक है, फिर जॉन ऑसबॉर्न है, ये इंग्लिश प्ले राइट थे और इनको जिसके लिए जाना जाता है वो लुक बैक इन एंगर. देखो हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देखिएगा. हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्न एज के जो ड्रामेटिस्ट वो कौन कौन है. ठीक है, तो इस ऑप्शन में उन चारों को हमने ले लिया. उनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन चारों में से आएगा. उसके बाद उनके जो मेजर वर्क्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, तो वो ये सारे हैं. ठीक है,
ये जॉन ऑसबर्न का आप लोगों को लुक बैक इन एंगर यदि पूछेंगे तो लुक बैक इन एंगर में काम चला लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये हारोल्ड पिंटर, हमने इसको पोस्ट मॉडर्न एज में ही पढ़ा था, यहां भी पढ़ रहे हैं। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज द बर्थडे पार्टी, द होम कमिंग और द बिट्रेल, ये इनके मेजर प्लेज हैं। ठीक है अभी, चलो आगे चलते हैं। ये और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली। ये ऐसे ही नहीं कहीं से क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है, एक क्वेश्चन बनाया हुआ है और इस ढंग से बनाया हुआ है, एक क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेनेशन देके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझाई जा सकें ताकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। ये देखिएगा, अ फेयरवेल टू आर्म्स अर्नेस्ट हेमिंगवे का है। ठीक है, ये सही मैच हो रहा है। वेस्टलैंड जो पोइम एक इनकी है, टीएस इलियट की है। आपको जो मैच नहीं हो रहा है वो बताना है। इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो, ये किसकी पोइम है? एजरा पाउंड की पोइम है। ठीक है, अंडर द वेस्टर्न आइज, ये डब्ल्यूबिस का नहीं है, ये जोसेफ कोनार्ड का है, इसलिए ये मैच नहीं। क्लियर है भाई बात? इतना तो समझ आ गया। क्या समझ में आया? फेयरवेल टू आर्म्स अर्नेस्ट हेमिंगवे है। अब थोड़ा सा आपको किसके बारे में जानना चाहिए? हेमिंगवे के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इलियट के बारे में हम जान चुके हैं, एजरा पाउंड के बारे में जान चुके हैं। थोड़ा सा आपको किसके बारे में जानना चाहिए? डब्ल्यू बी ईट्स के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि ये भी मॉडर्न राइटर हैं। जान लेते हैं अभी, अभी इनको भी जान लेते हैं। यस, अंडर वेस्टर्न आइज इज ए नॉवल बाय जोसेफ कोनार्ड। ये किसका है? जोसेफ कोनार्ड है। इनको हम पहले देख चुके हैं आज की क्लास में। ठीक है, अब देखते हैं हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट। आपको हेमिंगवे का नाम कहीं मिल जाए, वो मॉडर्न राइटर हैं, अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, स्टोरी राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वहां कवर किया था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लंदन से इन्होंने क्या की थी? रिपोर्टिंग की थी। इज नॉन फॉर अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये इनका बहुत मेजर वर्क है। पोस्ट ग्रेजुएशन यदि किसी ने एमए की हुई है और उनके पास यदि अमेरिकन लिटरेचर था हित पेपर, तो उन्होंने ये जरूर पढ़ा होगा। एंड द सन ऑल्सो राइजेस, ये इनके मेजर वर्क हैं। किसके? अर्नेस्ट हेमिंगवे की हम जिक्र कर रहे हैं। कौन थे ये? अमेरिकन नॉवलिस्ट थे। ठीक है, और ये इनके मेजर वर्क हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू ईट्स को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे, क्वेश्चन में इतना ही था। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, द टाइम मशीन, इनविजिबल मैन, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स आर फेमस वर्क्स बाय, ये किसके वर्क हैं? आज जो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न एज पढ़ रहे हैं, आप लोगों को बताने हैं कि ये किसके वर्क्स हैं। देखो भाई, किसी को जानकारी है? बहुत सारे विनर्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल से समझाई हैं। बताओ भी किसके? द टाइम मशीन साइंटिफिक फिक्शन के लिए जाने जाते हैं इनके राइटर, एच जी वेल्स। ए एम फॉस्टर का नहीं है, ये किसका है? एच जी वेल्स के वर्क है। तो आप लोगों के लिए एच जी वेल्स कौन थे, डी एच लॉरेंस कौन थे, जेम्स जॉयस को हम पढ़ चुके हैं, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। एच जी वेल्स को जान लेते हैं सबसे पहले। देखो, एच जी वेल्स वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट। इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, और ये साइंस फिक्शन के लिए जाने जाते थे। ठीक है, किसके लिए जाने जाते थे? साइंस फिक्शन के लिए जाने जाते थे। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूं, स्टोरिक फिक्शन, स्टोरिक फिक्शन, मैंने आप लोगों को इंडियन राइटर्स करवाए हैं, और इंडियन राइटर्स में जो हमारे सिलेबस में है उनमें एक इंडियन राइटर जो है वो स्टोरिक फिक्शन के लिए बड़े फेमस है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन है वो जो स्टोरिक फिक्शन के लिए फेमस है, जरूर लिखिएगा। और उनके जो नॉवेल्स है किनके? एच जी वेल्स जो साइंस फिक्शन के लिए फेमस हैं, उनके नॉवल है द टाइम मशीन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड, एंड सच कॉमिक नॉवेल्स, कुछ कॉमिक नॉवेल्स भी हैं उनके, इसमें टॉनो बेंगे एंड द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इतने कौन से हैं? द ये हैं, पहला जो है द टाइम मशीन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। द वॉर ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो को आप
ठीक तरीके से जान लीजिएगा। अब चलते हैं एम फॉस्टर पे। एम फॉस्टर भी ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, एसिस्ट भी थे। हिज फेम रेस्ट लार्जली ऑन हिज वर्क के फॉरवर्ड्स एंड अ पैसेज टू इंडिया। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेज टू इंडिया किसका है? ए एम फॉस्टर का है। पैसेज टू इंडिया किसका है? ए एम फॉस्टर का है। ए एम फॉस्टर कौन है? एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट है। अब चलते हैं डी एच लॉरेंस। कौन है? डी एच लॉरेंस। ये भी इंग्लिश नॉवलिस्ट है, स्टोरी राइटर है, पोइट है। लॉरेंस इज बेस्ट नॉन फॉर हिज नॉवेल्स सन्स एंड लवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है डी एच लॉरेंस का ये जो है सन्स एंड लवर्स। डी एच लॉरेंस को अश्लीलता के कारण कई बार इन पर बैन कर दिया गया था। ठीक है। द रेनबो, वुमेन इन लव एंड लेडी चैटरलीज लवर, ये इनके इंपॉर्टेंट हैं। किसके? डी एच लॉरेंस के। ठीक है। इनके नाम तो याद रख लो कम से कम, और फिर जब इनके नाम याद हो जाएं तो इनके ये बहुत मेजर वर्क्स हैं। आपको उतना ही बताया जा रहा है जितना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। चलो अभी नेक्स्ट में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली? इनमें से कौन सा सही मैच नहीं हो रहा है? कोशिश ये की गई है कि मॉडर्न एज के सभी राइटर्स को इसमें शामिल कर लिया जाए। मिसेस डॉल्वे, वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। यूलिसिस, जेम्स जॉयस, बिल्कुल ठीक है। A Passage to इंडिया, ए एम फॉस्टर, बिल्कुल ठीक है। सन्स एंड लवर्स अभी थोड़ी देर पहले बताया था डी एच लॉरेंस का है। ये किसका? अभी डी एच लॉरेंस का है। ठीक है। चलो इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन क्वेश्चंस में हमने जानबूझ के सभी राइटर्स को शामिल करने की कोशिश की है, ताकि आज के जो 10 क्वेश्चन हैं, इस 10 क्वेश्चन में भी मॉडर्न एज को मोटा मोटा कंप्लीट किया जा सके। पहला देखिएगा, वर्जीनिया वुल्फ वाज एन इंग्लिश राइटर। सी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडर्निस्ट 20th सेंचुरी ऑथर। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए इसको यहां पढ़ रहे हैं अपन। सी पायनियर्ड द यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो हमने थोड़ी देर पहले जेम्स जॉयस को पढ़ा था, तब भी हमने कहा कि वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस के लिए फेमस है, कॉन्शियसनेस के लिए। और वर्जीनिया वुल्फ, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जब आप पढ़ेंगे तब वहां भी आप इन दोनों का नाम जरूर पढ़ेंगे। एज ए नरेटिव डिवाइस, सी इज बेस्ट नोन फॉर अ नॉवेल्स स्पेशली यस मिसेस डेलोवे एंड टू द लाइट हाउस। ये दो आप इनके याद रख लेंगे। आपको यहां से वर्जीनिया वुल्फ में आपको 3 चीजें याद रखनी है। वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, उसके बाद में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसके बाद में ये दोनों उनके नॉवेल्स। आप इतना तो याद रख ही सकते हैं। आपके पास बुक है, उस बुक में हमने इनको बोल्ड कर करके दिया हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर बच्चे जो हैं सीरीज से पास हुए हैं। ज्यादातर बच्चों ने क्या ली हुई है, ग्रेजुएशन के दौरान आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की, लिटरेचर को एक सीरीज लिया और उससे पास हो गए। अभी आप लोगों के लिए मुश्किल बन रही है, इसलिए हमने कोशिश ये की है कि उस बुक में चीजों को बोल्ड किया हुआ है। तो कम से कम जो बोल्ड लिखा हुआ है उसको तो याद कर जाइएगा आप पे। इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा कम से कम। सन्स एंड लवर्स सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, किसका? डीएच लॉरेंस का है। इज फर्स्ट मैच्योर नॉवल है। इज a psychological study of familial and love relationship of working class। इतना नहीं भी पढ़ो तो क्या याद रख लो, सन एंड लवर्स और क्या है, डीएच लॉरेंस। इतना तो याद रख ही सकते हैं कि सन एंड लवर्स किसका नॉवल है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, किसका है, डीएच लॉरेंस का है। इतने से आपका काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये है आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको क्लास ठीक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। जब आप कमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें आपको चीजें समझाने में हम सफल हो रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं, हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, आपको हेल्प हो रही है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप जब उसके आंसर्स लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, हम जो हमारा समय दे रहे हैं उसके काम आ रहा है। तो पहले वाली जो क्लास थी पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर वाली, उस क्लास के कमेंट में कई बच्चों ने लिख रखा था कि सर मॉडर्न एज और करवा दो ताकि हमारा मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न दोनों ठीक से हो जाएं। तो ऐसा भी यदि कुछ चाहते हैं आप कि सर
इस टॉपिक पे क्लास करवा दी जाए तो वो भी आप उसमें लिखें ताकि पे भी काम करके आप लोगों के साथ साझा किया जा सके। द हॉलो मैन, एस वेनसडे, द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रीफ्रॉक आर फेमस पोएम्स बाय, किसकी फेमस पोएम? थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सारी की सारी किसकी हैं, टीएस इलियट की फेमस पोएम है। एजरा पाउंड को हमने देख लिया है, डब्ल्यू बी ईट्स और डब्ल्यू एच ओडन को भी थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये लोग कौन थे और इनके क्या मेजर वर्क हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया। हॉलोमैन, एस वेनसडे, द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रीफ्रॉक, फोर क्वार्टेट्स, ये फेमस पोएम्स है किसकी? टीएस इलियट की। उन्होंने 7 प्ले भी लिखे जिनमें बहुत फेमस है वो कहना है मर्डर इन कैथेड्रल एंड द कॉकटेल पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। टीएस इलियट के बारे में जान लिया। डब्ल्यू बी ईट्स, जिनका पूरा नाम था विलियम बुटलर ईट्स, नाम था भाई विलियम बुटलर ईट्स, ये भी शानदार पोइट हुए हैं 20th सेंचुरी के। और हिज फेमस पोइम्स जो हैं वो हैं द सेकंड कमिंग और सेलिंग टू बाइजेंटियम और द लैक ऑफ आइल्स इन फ्री। ये पोइम ग्रेजुएशन में कहीं चलती है। कौन सी? द लैक आइल्स ऑफ इन फ्री, इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, देख लेना। डब्ल्यू बी ईट्स के बारे में, ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े अच्छे दोस्त थे। कौन? डब्ल्यू बी ईट्स। डब्ल्यू एच ओडन भी शानदार पॉइंट हुए 20th सेंचुरी के, और उनकी ये पोएम द एज ऑफ एंजाइटी का जिक्र हमने आज की क्लास के शुरू में किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से हमने कोशिश की है कि मॉडर्न एज को इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत हद तक क्लियर किया जाए। आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। और अब ये 4 किताबें आरपीएससी सेकंड ग्रेड के हर बच्चे के पास होनी ही चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि चारों किताबें आपके पास होनी चाहिए और इन चारों किताबों का 4 बार रिवीजन आप जरूर कर लें। ये लिटरेचर की बुक है, सेकंड ग्रेड के सिलेबस को कंप्लीट कवर करती है, में कंप्लीट थियरी है, थियरी के साथ इसमें 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आज की करवाए हुए क्वेश्चंस भी इसी बुक से थे, एक्सप्लेनेशन है जो करवाई थी वो भी इस बुक में है। ये ग्रामर की बुक है जिसमें 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सभी प्रकार के टॉपिक शामिल हैं, वर्ड पावर भी इसमें शामिल है। ये मेथड की बुक है, वीनस पेडागोजी में कंप्लीट थियरी है, 700 क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सबकी एक्सप्लेनेशन है, और ये सोल्ड पेपर्स हैं, पुराने पेपर्स हैं। सेकंड ग्रेड के बच्चे के लिए चारों किताबें अपने पास होनी चाहिए और उनको 4 बार कम से कम आप ठीक ढंग से रिवाइज कर लें। इन बुक को बाई करने के लिए आप अपने आसपास की जो भी अच्छी किताबों की दुकान है वहां कहिएगा, मिल जाएंगी, नहीं मिले तो इसकी दिखा दीजिएगा यहां से और कहिएगा ये किताब मंगवा दो, मंगवा देंगे। नहीं मंगवा के देते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क करते हैं, हम आपको ऑनलाइन भी भिजवा देंगे। पढ़ते रहिएगा, खूब पढ़िएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।